हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे एबीएम के मॉड्यूल सी का यूनिट 21 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का एमसीक्यू का पार्ट 4। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 75 देखा था। द कंसेप्ट ऑफ रेफर्स टू ए पर्सनल सेंस ऑफ टाइप ऑफ वर्क विच एन इंडिविजुअल वांट्स टू परस्यू एंड व्हाट दैट वर्क और करियर मीन्स टू एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू शीन। तो वहां मैंने आपको करियर पाथ बताया था। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये करियर पाथ नहीं, ये करियर एंकर है। करियर एंकर ही ऐसा चीज होता है जो किसी भी पर्सन को जो है वो ये बताता है कि उसको अपने करियर में किस तरीके का करियर जो है वो परस्यू करना है और वो अपने लाइफ में किस तरीके का करियर चाहता है। तो ये जो हमारा 75 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, करियर एंकर। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 81। डैश इज essentially directed towards structuring employee aspiration for upward movement through the organization and moderating these aspiration if they are found unrealistic। तो ये इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, करियर पाथ। करियर पाथ जो होता है वो किसी भी एम्प्लॉय को जो है उसके एस्पिरेशन को अपवर्ड मूवमेंट लेने में हेल्प करता है, या अपवर्ड मूवमेंट जो है उसी को हम लोग करियर पाथ कहेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये जो आपका मूवमेंट है वो आपके एस्पिरेशन जो है वो काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपका करियर पाथ नहीं हो सकता। आपका करियर पाथ जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए और ये आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपवर्ड मूवमेंट को शो करेगा। तो फॉर 81 आवर आंसर इज ऑप्शन ए, करियर पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Career path is a facility for growth of employee, right of employee for career advancement, followed by the management uniformly for all employees. Which of these features is correct? तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, हमने करियर पाथ प्लानिंग में हमारे बुक में देखा था कि इट इज मेड क्लियर दैट करियर पाथ इज ए फैसिलिटी फॉर ग्रोथ एंड नॉट अ राइट फॉर एडवांसमेंट। और एक जो हमारा ऑप्शन है दैट इज फॉलोड यूनिफॉर्मली फॉर ऑल एम्प्लॉयज विदाउट एनी बायस एंड प्रेजुडिस। एक और है इसमें हमारा फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल टू एकोमोडेट वेरिएशंस व्हिच मे बी नीडेड टू डील विद द गिवन सर्कमस्टांसेस। तो इस स्लाइड में जो हमारा है यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, इट इज अ राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर करियर एडवांसमेंट। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है 1 एंड 3। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1 एंड 3। Next question है, which of the following is part of career path planning, defining the career stage in relation to the organizational level, identification of core jobs at each level, defining and spelling out the criteria for each successive level, ensuring that all the employees reach what they aim to reach, placement in next career role। तो इसमें फ्रेंड हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारे जो करियर रोल्स के जो भी रोल है। तो इसमें पहला जो था हमारा, डिफाइन द करियर स्टेजेस रोल इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। मतलब इसमें हमें ये करियर रोल डिसाइड करना होता है कि हमारा कोई भी एम्प्लॉय है तो वो किस लेवल पे काम करने के लिए रेडी है। क्या वो कलीग हो सकता है, या वो मेंटर हो सकता है, या वो स्पॉन्सर हो सकता है। तो ये हमारा जो है करियर रोल के कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कोर जॉब एट ईच लेवल। तो ईच लेवल पे जो है वो जॉब को कंपेयर करना इन टर्म्स ऑफ नॉलेज स्किल्स रिक्वायर्ड एंड कैन बी आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज एज ए ग्रुप। तो ये जिस ग्रुप में इसको कैटेगराइज करेंगे वो क्लस्टर, जो आइडेंटिफाइड क्लस्टर फॉर्म्स होगा उसको हम लोग जॉब फैमिलीज कहते हैं। मतलब नॉलेज स्किल्स और उनके जो भी कैटेगरी है उस ग्रुप के, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको उसके बेसिस पे क्लस्टर ग्रुप में फॉर्म करना। तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई द कोर जॉब्स एट ईच लेवल कहते हैं। फिर डिफाइन एंड स्पेल आउट द क्राइटेरिया फॉर ईच सक्सेसिव लेवल। मतलब ये ऐसा मैकेनिज्म है जो कि आपको नेक्स्ट लेवल यानी प्रमोशन के लिए मूव करने में हेल्प करेगा, लेकिन ये जो है ये हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो वही यहाँ पे दे रहा है कि डिफाइन एंड स्पेल आउट द क्राइटेरिया फॉर ईच सक्सेसिव लेवल। फिर बोल रहा है कि प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट करियर रोल। अभी जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया जो सेट किया गया, तो इसमें ओनली दोज हु क्लियर दिस क्राइटेरिया कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब जो उस क्राइटेरिया को क्लियर करेंगे वही नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड हमारा हो गया, डिफाइन द करियर स्टेज, आइडेंटिफाई द कोर जॉब,
देन डिफाइन एंड स्पेल आउट द क्राइटेरिया एंड प्लेसमेंट इज द नेक्स्ट करियर रोल। तो यही हमारे इस क्वेश्चन में है। तो हमारा डिफाइनिंग द करियर स्टेज करेक्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर जॉब्स एट ईच लेवल ये भी सही है, डिफाइनिंग एंड स्पेलिंग आउट द क्राइटेरिया फॉर ईच सक्सेसिव लेवल ये भी करेक्ट है, इंश्योरिंग दैट ऑल द एम्प्लॉयज रीच व्हाट दे एम टू रीच ये सही नहीं है फ्रेंड्स। देन ऑप्शन 5 है प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट करियर रोल, ये भी हमारा सही है। तो आवर आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 5। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under career path planning at each level, the jobs which are comparable in terms of the knowledge, skill requirement can be identified and categorized as a group. दिस इज कॉल्ड, अभी हमने फ्रेंड्स पहले देखा कि इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल रिक्वायरमेंट और आइडेंटिफाइड जो कैटेगरीज ग्रुप होते हैं, जो क्लस्टर फॉर्म होता है, उसको हम लोग जॉब फैमिलीज कहते हैं। यहाँ देखिए ये जो है, दीज आइडेंटिफाइड क्लस्टर आर कॉल्ड जॉब फैमिलीज। तो यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था। तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, जॉब फैमिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस टू फैसिलिटेट द इंडिविजुअल इन रियलाइजिंग हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, द competencies लिस्टेड फॉर वेरियस करियर ऑप्शन इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग करियर काउंसलिंग कहते हैं, किसी भी पर्सन को ये रियलाइज कराना कि उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है, तो इसको हम लोग करियर काउंसलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बोल रहा है, करियर प्लानिंग इज अ न्यू कंसेप्ट फॉर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, फॉल्स स्टेटमेंट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये है करियर प्लानिंग, ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफी ओल्ड कॉन्सेप्ट है। करियर प्लानिंग इज सीक्वेंसिंग द इवेंट्स फॉर डेवलपमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। यस, ये बिल्कुल सही मैच है, ये सही स्टेटमेंट है। करियर प्रोग्रेशन इज द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, ट्रू। नहीं फ्रेंड्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। करियर प्रोग्रेशन जो है किसी भी इंडिविजुअल का राइट नहीं है, ये उनको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल पे जाने के लिए। और नेक्स्ट जो है डी, करियर प्लानिंग इज वन टाइम एक्सरसाइज। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये बिल्कुल भी फॉल्स स्टेटमेंट है। करियर प्लानिंग जो है हमारे ग्रोथ ऑफ द करियर के साथ जो है वो प्लान वे में चेंज भी होता है, मॉडिफाई भी होता है, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, करियर प्रोग्रेशन इज द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As part of the concept of self-development, the self can be categorized into two parts. तो अभी बताना है कि इसमें से टू पार्ट्स कौन से हैं, पेटेंट सेल्फ, एक्सप्लिसिट सेल्फ, इम्प्लिसिट सेल्फ एंड इनर सेल्फ। तो फ्रेंड्स जो पेटेंट सेल्फ और इनर सेल्फ है, ये हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के टू पार्ट्स हैं। तो पेटेंट सेल्फ जो होता है उसी को हम लोग एक्सटर्नल सेल्फ भी बोलते हैं और इनर सेल्फ को हम लोग इनर सेल्फ बोलते हैं। तो आवर आंसर इज 1 एंड 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट द इनर सेल्फ ऑफ ए पर्सन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दे रहा है, ये जो ऑप्शन सी है, बिहेवियर पैटर्न, वैल्यूज एंड अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इसी को हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं किसी भी पर्सन के इनर सेल्फ में। यहाँ पे देखिए बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑन द अदर हैंड द इनर सेल्फ सिग्निफाइज द behavior patterns, values and other psychological factors including strengths and weaknesses। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, बिहेवियर पैटर्न, वैल्यूज एंड अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये किसी भी पर्सन के इनर सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सेल्फ डेवलपमेंट एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो किस किस पार्ट को डिनोट करता है। तो यहाँ पे दे रहा है, डेवलपिंग अ मैच्योर पर्सनालिटी हु कैन हैंडल डिफरेंट टास्क एंड सिचुएशन विद कंपैरेटिव ईज, डेवलपिंग अ पर्सन हु कैन हैंडल डिफरेंट टास्क एंड सिचुएशन विद कंपैरेटिव ईज, डेवलपिंग ए पर्सन टू ए मैच्योर पर्सनालिटी, क्रिएटिंग कॉम्पिटेंसी इन एम्प्लॉय सो दैट दे कैन हैंडल डिफरेंट टास्क एंड सिचुएशन विद कंपैरेटिव ईज। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, डेवलपिंग अ मैच्योर पर्सनालिटी हु कैन हैंडल डिफरेंट टास्क एंड सिचुएशन विद कंपैरेटिव ईज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट द पर्सनल एफिकेसी। पर्सनल एफिकेसी में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ कौन कौन से थे उसमें पार्ट, मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस, प्रोएक्टिव बिहेवियर, एक्शन ओरिएंटेशन। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारे पार्ट थे
उसमें हम लोगों ने देखा था कि पर्सनल एफिकेसी में हमारे मोटिवेशन थे, सेल्फ डिसिप्लिन जो था वो नहीं था, सेल्फ अवेयरनेस था, एंड प्रोएक्टिव बिहेवियर एंड एक्शन ओरिएंटेशन। सो आवर आंसर इज 1, 3, 4 एंड 5। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1, 3 एंड 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। People who work for a variety of reasons, there are number of factors that motivate a person to work which include the following। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी पर्सन को काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं? तो मनी एंड अप्रिसिएशन, यस, स्टेटस, वर्क सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ ग्रोथ। तो फ्रेंड इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल दी अबव, क्योंकि ये सारी चीजें किसी भी पर्सन को मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द कंसेप्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल। तो फ्रेंड्स लोकस ऑफ कंट्रोल का जो कंसेप्ट था वो लेफ्टकोट एंड लेविंसन ने दिया था। तो इसको आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एल से लोकस ऑफ कंट्रोल, एल से लेफ्टकोट एंड लेविंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट दैट एक्सप्लेन इंडिविजुअल बिलीफ अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन इन लाइफ इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। Next question है, when an individual is of the view that whatever has happened in his life it was due to external events or luck, this is called, अगर external event और luck की वजह से कोई चीज happen हो रही लाइफ में तो उसको हम लोग external locus of control कहते हैं। और locus of control जो है वो दो तरह का होता है फ्रेंड्स, एक external locus of control और एक internal locus of control। तो ये जो है हमारा ये external locus of control। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे व्हेन एन इंडिविजुअल इज ऑफ द व्यू दैट द कोर्स ऑफ इवेंट इज डिटरमाइंड बाय वंस ओन एफर्ट एंड एक्शन एंड नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल इवेंट्स और लक। मतलब एक्सटर्नल इवेंट्स और लक से कोई चीज हैपन नहीं हो रही है, किसी के अपने एफर्ट और एक्शन की वजह से अगर कोई चीज इफेक्ट हो रही है तो उसको हम लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बोलेंगे। तो 95 का हमारा जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Power is a measure of potential of a person to get others to do what he or she wants them to do, as well as avoid being forced to do what he or she does not want to do. दिस डिफिनेशन ऑफ पावर इज गिवन बाय फ्रेंड्स, ये पावर बेसिस का डेफिनेशन है जहाँ पे कि कोई भी पर्सन का एक पोटेंशियल है कि वो वही करना चाहता है, करेगा जो वो करना चाहता है, और दूसरों से भी वो वही मतलब दूसरे जो उससे चाहते हैं वो उससे नहीं करवा पाएंगे, तो इसको हम लोग पावर बेसिस कहते हैं। what he or she wants them to do as well as avoid being forced to do what he or she does not want to do। ठीक है, तो एक पर्सन जो दूसरे से अपना काम करवा ले लेकिन दूसरे जो उससे करवाना चाहते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है कि नहीं। तो ये हमारा पावर बेसिस था। तो इसका जो डेफिनेशन था वो कोटर ने दिया था। तो 96 के लिए जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, कोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर सूट्स which of the following are basic interpersonal needs implied in interaction among people? इंक्लूजन, कंट्रोल, अफेक्शन, पावर। फ्रेंड्स इसमें जो इंक्लूजन, कंट्रोल एंड अफेक्शन है ये तीनों ही जो है वो इंटरपर्सनल नीड्स में इंक्लूडिंग है, लेकिन पावर जो है वो पावर बेसिस का पार्ट है। तो 97 के लिए हमारा आंसर होगा 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है। अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन, यस ये बिल्कुल ही सही आंसर है फ्रेंड्स। हमारा जो ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जब दो पर्सन के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होती है और वो जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांजैक्शन एनालिसिस कंसेप्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय सूट्स, सीन, एरिक बर्ने, हर्सी, ब्लैंकर्ड। तो फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन एनालिसिस जो था वो एरिक बर्ने ने दिया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ट्रांजैक्शन एनालिसिस कंसेप्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय एरिक बर्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्टिमुलस एंड इट्स रिस्पॉन्स इन एन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन इज कॉल्ड। फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि कोई भी पर्सन को अगर कुछ स्टिमुलस और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलस दी जाती है और वो उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का रिस्पॉन्स करता है या रिस्पॉन्स देता है तो उसको हम लोग इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो 100 क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The personality of a person comprises collection of behavior pattern developed over a period of time and other these behavior pattern are evoked in different degrees from ego state. These ego state include फ्रेंड्स हमने ego state में देखा था कि तीन तरह के ego state थे एक था parent दूसरा था adult और तीसरा था child. तो यहाँ पे जो हमारा suitable आंसर है that is option C adult parent and child. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. As per Eric Berne, the ego state cannot be observed directly, but this can be observed from the family background through behavior while individuals are interacting from the knowledge and skill level, all the above together. Friends, जो हमारा एरिक बर्ने का जो ईगो स्टेट था तो वो एक ट्रांजैक्शन एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता था. तो कोई भी पर्सन जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है और इंटरेक्ट करता है तो उससे हम लोग उसके ईगो स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हैं. तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा दैट इज करेक्ट आंसर फॉर 102. सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी थ्रू बिहेवियर वाइल इंडिविजुअल्स आर इंटरेक्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 3 ईगो स्टेट्स इन ट्रांजैक्शन एनालिसिस इज नॉट करेक्ट. द ईगो स्टेट आर यूनिक टू एन इंडिविजुअल, ये सही है. द ईगो स्टेट इज रिलेटेड टू एज ऑफ ए पर्सन. फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि ईगो स्टेट में जो पेरेंट चाइल्ड और एडल्ट जो दिए गए हैं ईगो स्टेट उसका किसी एज से रिलेटेड नहीं है. ये किसी भी पर्सन के रिस्पॉन्स और उसके इंटरेक्शन को दर्शाता है. तो ये भी बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है. तो दिस इज नॉट करेक्ट. एंड इन ऑप्शन सी द ईगो स्टेट हैज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप टू डेमोग्राफिक पैरामीटर्स, ये भी बिल्कुल सही है. तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी द ईगो स्टेट इज रिलेटेड टू एज ऑफ द पर्सन. दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एरिक बर्ने अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ फीलिंग एंड एक्सपीरियंस डायरेक्टली रिलेटेड टू ए करस्पॉन्डिंग कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड. तो फ्रेंड्स किसी भी पर्सन का जो कंसिस्टेंट पैटर्न होता है कि वो किसी भी चीज को किस तरीके से फील करता है या एक्सपीरियंस उसके क्या है उसके प्रति और वो उसी के इसमें जिस तरीके के उसके फीलिंग और एक्सपीरियंस है वो उसी पैटर्न में बिहेव करता है तो उसको हम लोग ईगो स्टेट कहते हैं. ये हमारा ईगो स्टेट है. तो हमारा 104 के लिए आंसर होगा ऑप्शन बी एंड ईगो स्टेट. The term parent, adult and child in the transactional analysis are related to age of all of them, नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है. Relationship amongst themselves, ये भी गलत है. Orientation the individual has, ये सही है. बिहेवियर वन डिस्प्ले, ये सही नहीं है फ्रेंड. ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ये जो बिहेवियर है ना ये ईगो स्टेट में आएगा लेकिन ओरिएंटेशन जो है ये हमारा ट्रांजैक्शन एनालिसिस में आएगा. तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. और एज से तो इसका कुछ लेना देना है ही नहीं और रिलेशनशिप से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. तो हमारा आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी ओरिएंटेशन द इंडिविजुअल हैज. नेक्स्ट है विच ईगो स्टेट रेगुलेट्स नर्चर्स इट. नर्चर्स फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि पेरेंट जो हमारा ईगो स्टेट होता है वो दो तरह का होता है. एक नर्चरिंग पेरेंट होता है और एक क्रिटिकल पेरेंट होता है. तो यहाँ पे नर्चर्स का मतलब है हमारा ऑप्शन ए पेरेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईगो स्टेट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसेस इट. कौन सा ईगो स्टेट जो है पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है देन प्रोसेस करता है. फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि एडल्ट ईगो स्टेट जो होता है वो हमेशा जो है इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करेगा उसके बाद प्रोसेस करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड डैश इज कंसर्न विद क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी रिएक्शंस टू अदर्स एंड एडजस्टिंग बिहेवियर. तो ये जो नेचर है फ्रेंड ये हमारे चाइल्ड ईगो स्टेट को दर्शाता है. हमने चैप्टर करते वक्त देखा भी था कि जो चाइल्ड ईगो स्टेट होता है वो जो है वो क्रिएटिव होता है. उसमें बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है और वो दूसरे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है और उसका जो बिहेवियर होता है वो एडजस्टिंग होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं What is the feature of child ego state out of the following? Child ego state का इसमें से क्या फीचर है. तो ये more ethical concise behavior influenced by preaching from parents and elders, नहीं ये गलत है फ्रेंड्स. ये parent state ego state का ये फीचर है parent ego state का. और बी जो है मोर ऑफ एनालिटिकल रैशनल एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ये एडल्ट ईगो स्टेट का है. मोर ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर विथ मोटिव ऑफ इंजॉयमेंट, यस ये चाइल्ड ईगो स्टेट का जो है फीचर है. तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
व्हाट इज द फीचर ऑफ ए पेरेंट ईगो स्टेट आउट ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि पेरेंट ईगो स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा एथिकल होगा, कॉन्साइंस बिहेवियर होगा उसका, और उसके जो भी बात करने के या जो भी उसके बिहेवियर का पैटर्न होगा वो उसके पेरेंट्स या एल्डर्स से इन्फ्लुएंस होगा उसमें। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, पेरेंट ईगो स्टेट वो ऑप्शन ए दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिगर ऑफ एडल्ट ईगो स्टेट। ये भी मैं बता चुकी फ्रेंड्स, जो मोर एनालिटिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होगा उसको हम लोग एडल्ट ईगो स्टेट कहते हैं। द पेरेंट ईगो स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ द मैसेज कंडीशनिंग द पीपल रिसीव फ्रॉम ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो पेरेंट्स जो ईगो स्टेट अभी मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में भी बताया फ्रेंड्स, ये जो भी उनके पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, टीचर्स हैं या अदर्स जो भी लोग जिनसे जो वो सीखते हैं वो उनके बिहेवियर में दर्शाया जाता है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरेंट ईगो स्टेट। फ्रेंड ये भी मैं बता चुकी है, दो तरह के जो पेरेंट ईगो स्टेट है, पहला नर्चरिंग पेरेंट है और दूसरा क्रिटिकल पेरेंट्स है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्चरिंग पेरेंट एंड क्रिटिकल पेरेंट। द पेरेंट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सन विच इज अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग अबाउट द अदर पीपल। तो जो अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग होगा जो पेरेंट, उसको हम लोग नर्चरिंग पेरेंट कहते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्चरिंग पेरेंट। द पेरेंट बिहेवियर क्रिटिसाइजेज अदर्स फॉर देयर अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये फ्रेंड्स क्रिटिकल पेरेंट का फीचर है। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिटिकल। When a person is in dash parent ego state, he is evaluative and judgmental. He makes others feel that they are not okay. तो ये भी फ्रेंड्स क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट का पार्ट है, क्योंकि वो बहुत इवेल्युएटिव और जजमेंटल होता है और वो हमेशा दूसरे को फील करवाता है कि वो ओके नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी, क्रिटिकल। A logical, reasonable, rational and unemotional behavior is evoked in which of the following ego state as per transactional analysis। फ्रेंड्स ये भी हम देख चुके हैं कि जो लॉजिकल होगा, रीजनेबल होगा, रैशनल होगा, अनइमोशनल होगा, वो हमारा एडल्ट ईगो स्टेट का ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, एडल्ट। Which of the following is not a feature of adult ego state relating to behavior? It is characterized by problem solving. Yes, ये problem solving होता है. It is characterized by rational decision making. Decision making भी होता है. These people think about alternatives based on facts and figures and probabilities. ये भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये तीनों ही करेक्ट आंसर है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दी अबव। ये तीनों ही एडल्ट ईगो स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिज बिहेवियर अ पर्सन इज डिस्प्लेइंग मोर ऑफ इमोशंस देन दी फैक्ट्स, इट कैन बी क्लासिफाइड एज ईगो स्टेट। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इमोशन है, ठीक है, फैक्ट्स नहीं है। तो ये जो है हमारे चाइल्डिश बिहेवियर को दर्शाता है। तो हमारा जो 119 का आंसर होगा डेट इज ऑप्शन डी, चाइल्ड। द चाइल्ड ईगो स्टेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू। फ्रेंड्स चाइल्ड ईगो स्टेट हमने देखा था ये तीन पार्ट में क्लासिफाइड होता है, अडॉप्टेड चाइल्ड, नेचुरल चाइल्ड एंड लिटिल प्रोफेसर। एबनॉर्मल चाइल्ड बोल के कोई वहां पे ऑप्शन नहीं है। तो आवर करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द चाइल्ड ईगो स्टेट इज क्रिएटिव, इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव एंड डज एक्सपेरिमेंट्स। फ्रेंड जो एक्सपेरिमेंट्स करेगा वो प्रोफेसर होगा, इससे आप हमेशा याद रखिएगा। तो लिटिल प्रोफेसर इज द करेक्ट आंसर। तो for 121 question number, our answer is option C, little professor. Little professor is always experimental, creative, intuitive and imaginative. Which of the following is not a complementary transaction in the transactional analysis? फ्रेंड complementary transaction मैंने आपको बताया था कि जब भी ये opposite होता है या फिर एक ही वे में ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम लोग क्रॉस्ड ट्रांजेक्शन कहते हैं, या फिर हम लोग ये समझते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन नहीं है। तो यहाँ पेरेंट टू चाइल्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, देन बैक फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। यही अगर अगेन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड होता तो ये क्रॉस ट्रांजेक्शन होता और ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता। एडल्ट टू एडल्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन है। अभी यहाँ पे है एडल्ट टू पेरेंट, ये देखिए बैक ट्रांजेक्शन हो रहा है, एडल्ट टू पेरेंट, तो ये जो है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन नहीं है। तो सो आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन डी, एडल्ट टू पेरेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ए क्रॉस्ड ट्रांजेक्शन। क्रॉस्ड ट्रांजेक्शन का फीचर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड, फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड एंड अगेन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, ये क्रॉस ट्रांजेक्शन है। इट इज अनडिजायरेबल, यस द ट्रांजेक्शन इज ब्लॉक, ट्रांजेक्शन ब्लॉक है क्योंकि ये वन वे ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ पोजिशन। फ्रेंड्स लाइफ पोजिशन हमने देखा था, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, ये किसने दिया था, तो ये हैरिस ने दिया था। तो 124 के लिए आवर आंसर इज ऑप्शन ए हैरिस। हैरिस हैज गिवन लाइफ पोजिशन कंसेप्ट्स। हाउ मेनी लाइफ पोजिशन आर देयर अकॉर्डिंग टू हैरिस। हैरिस ने कितने लाइफ पोजिशन दिए थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 लाइफ पोजिशन दिए गए थे। तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी 4। According to Harris, what is the meaning of the life position? I am okay, you are okay. फ्रेंड्स ये हमेशा दर्शाता है कि आई एम ओके मतलब मेरी वैल्यू है, यू आर ओके मतलब तुम्हारी भी वैल्यू है, दैट मीन्स बोथ हैव वैल्यू। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हैरिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ पोजीशन। आई एम ओके यू आर नॉट ओके मतलब मेरी तो वैल्यू है बट तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो आई हैव ए वैल्यू बट यू डोंट हैव द वैल्यू, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन अगेन है आई एम नॉट ओके यू आर ओके, दैट मीन्स मेरी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन तुम्हारी वैल्यू है। तो आई डू नॉट हैव वैल्यू बट यू हैव वैल्यू, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके मतलब अब किसी की वैल्यू नहीं है, ना ही मेरी है ना ही तुम्हारी है। तो 129 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, आई डू नॉट हैव वैल्यू बट यू हैव वैल्यू, नाइदर पर्सन हैज वैल्यू। आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नाइदर पर्सन हैज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ईगो स्टेट प्रोफाइल ऑफ ए पर्सन इज टू काउंसिल हिम टू मेक नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन ओन्स बिहेवियर टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है किसी भी पर्सन के ईगो स्टेट प्रोफाइल को समझने के लिए ये तीनों ही चीजें जरूरी हैं। तो हमारा जो यहाँ पे सुटेबल आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ जोरी विंडोज हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय। जोरी विंडो किसने बनाया था, तो ये जो था फ्रेंड्स लुफ्ट एंड इंगम जो थे उन्होंने जोरी विंडो का कंसेप्ट दिया था। तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, लुफ्ट एंड इंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर फ्यू डायमेंशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एज पर जोहरी विंडो कंसेप्ट व्हिच इंक्लूड्स हाउ मच ऑफ वंस बिहेवियर इज नोन टू हिम, हाउ मच ही फील्स ही नोज अबाउट अदर्स, हाउ मच ही फील्स अदर नोन अबाउट हिम। फ्रेंड्स जो जोहरी विंडो था उसमें दो ही चीजें ली गई थी। एक तो जो था कि हाउ मच वंस बिहेवियर इज नोन टू हिम मतलब हम अपने आप को खुद कितना जानते हैं, और दूसरा जो था हाउ मच ही फील्स अदर नोज टू हिम मतलब दूसरे हमारे बारे में कितना जानते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन 1 और 3 सिर्फ करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं। टू डायमेंशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कंसेप्ट एज पार्ट ऑफ जोहरी विंडो हैज डैश विंडोज। जोहरी विंडो में कितना विंडोज होते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमारे 4 विंडो होते हैं जोहरी विंडो में। तो आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन सी 4। इन जोहरी विंडो द विंडो एरेना रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एरेना जो है किस चीज को प्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये हमारा विंडो है जोहरी विंडो। तो यहाँ पे एरेना ब्लाइंड, क्लोज्ड, डार्क। यहाँ पे नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू अदर्स, यहाँ नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ। तो इसमें जो हमारा याद करने का सबसे बेस्ट जो तरीका मैंने आपको बताया था ABCD, तो इससे आपको ये याद रहेगा। तो एरेना जो है नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, वैसे ही ब्लाइंड जो है नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू सेल्फ। ब्लाइंड मतलब आप इसको अंधा समझ लीजिए कि उसको खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसको जो भी पता है दूसरे उसके बारे में जानते हैं। और ठीक वैसे ही क्लोज जो है, क्लोज जो मतलब है आप इसको रिजर्व समझ सकते हैं कि उसको वो खुद को जानता है लेकिन वो दूसरों से उतना नहीं वो इंटरेक्ट कर पाता है, तो दूसरे उसके बारे में कम जानते हैं। तो ये जो है आपका क्लोज्ड हो गया। और डार्क जो है ये तो बिल्कुल ही यहाँ पे अंधेरा है फ्रेंड्स, इसको कोई भी नहीं जान रहा, ना ही वो खुद को पहचान पा रहा है ना ही दूसरे उसके बारे में जान पा रहे हैं। तो यही हमारा जोहरी विंडो है। तो इसी पे हमारा ये जो क्वेश्चन है कि इन जोहरी विंडो द विंडो एरेना रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एरेना जो है नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स। तो हमारा ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे डार्क पूछ रहा है फ्रेंड्स, डार्क मैंने बताया बिल्कुल ही अंधकार है यहाँ पे। तो इसका जो हमारा सुटेबल आंसर होगा ये क्लोज टू सेल्फ एंड अदर्स, ऑप्शन बी।
मतलब क्लोज टू सेल्फ एंड अदर्स, ना ही खुद को पता है ना ही दूसरों को पता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ब्लाइंड। ब्लाइंड मैंने बताया कि जैसे कोई अंधा होता है कि उसको खुद के बारे में कुछ नहीं पता है, जो पता है दूसरों को पता है। तो और आंसर इज ऑप्शन सी, नोन टू अदर्स एंड नॉट नोन टू सेल्फ, मतलब खुद को पता नहीं है लेकिन दूसरे उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब जो रिजर्व रहता है कि उसको खुद के बारे में पता है बट दूसरे उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। तो क्लोज टू सेल्फ एंड अदर्स नहीं, नोन टू अदर्स एंड नॉट नोन टू सेल्फ नहीं, हाँ नोन टू सेल्फ एंड नोन नोन टू अदर्स, नॉट टू अदर्स मतलब खुद को पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है, तो ऑप्शन डी इज आवर सुटेबल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस इन इंटरपर्सनल रिलेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज मोस्ट क्रिटिकल। तो ये फ्रेंड्स हमारा एरेना ही है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा जो स्लाइड था बुक वाला, ये देखिए यहाँ पे दे रहा है कि एरेना और ओपन स्पेस इज क्रिटिकल फॉर इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस। तो यही हमारा उस क्वेश्चन में था यहाँ पे कि इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस इन इंटरपर्सनल रिलेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज मोस्ट क्रिटिकल। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग द एरेना एम्प्लॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो ये है कि द इंडिविजुअल सेंसिटाइजेज हिमसेल्फ टू रिसीव फीडबैक फ्रॉम अदर्स बाय मेकिंग मोर डिस्क्लोजर्स। तो एरेना को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि दूसरों से हम जो है वो फीडबैक लेंगे तो दूसरे भी हमारे बारे में ज़्यादा जानेंगे, और वो फीडबैक से हम अपने आप में अगर जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो डिस्क्लोज करते हैं तो अपने बारे में भी जानते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा एरेना का जो पार्ट है वो इंक्रीज होता है। तो फॉर 139 आवर आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is part of emotional intelligence? Able to motivate oneself and persist in the face of frustration, control impulse and delay gratification, regulate moods and keep away distress from swamping the ability to think, to emphasize and to hope। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये चारों ही ऑप्शन है वो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं। तो 140 के लिए आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 to 4 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय। फ्रेंड्स इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट जो है वो डैनियल गोलमैन ने दिया था। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी, डैनियल गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये पांचों ही है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, इम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, ये पांचों ही इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट हैं। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी 1 to 5 ऑल। फिर है द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट जो है वो क्या है फ्रेंड्स, हाउ वी मैनेज आवर सेल्फ एंड हाउ वी मैनेज अदर्स। यस दिस इज द करेक्ट आंसर। हम खुद को कैसे मैनेज करते हैं और दूसरों को कैसे मैनेज करते हैं, यही हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Sensing the feeling of others, taking an active interest in their concerns, sensing the development needs of others, etc. is part of which of the following? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का जो 5 कंपोनेंट्स था वो मैंने एक साथ लिया है। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस जो है, रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड वंस मूड्स इमोशन एंड ड्राइव्स को सेल्फ अवेयरनेस हम लोग कहते हैं, मतलब खुद के बारे में जानना। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है खुद को कंट्रोल करना, कंट्रोल और रीडायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस एंड मूड्स एंड प्रोपेंसिटी टू सस्पेंड जजमेंट टू थिंक बिफोर एक्टिंग, मतलब सेल्फ रेगुलेट करना, खुद को कंट्रोल करना और उसके जो भी हमारे जजमेंटल मूड है या जो भी थिंक है उसके बेसिस पे हम लोग जो रिएक्ट करेंगे उसको हम लोग सेल्फ रेगुलेशन कहेंगे। और सेल्फ मोटिवेशन मतलब पैशन टू वर्क फॉर रीजन, मतलब हम लोग को जो चीज़ मोटिवेट करती है, जो हमें अच्छी लगती है, जो कि बियॉन्ड मनी और स्टेटस एंड प्रोपेंसिटी होगी, तो ये हमारा सेल्फ मोटिवेशन है। और इम्पैथी जो है अंडरस्टैंड द इमोशनल मेकअप ऑफ अदर्स एंड स्किल टू ट्रीट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर इमोशनल रिएक्शन, मतलब दूसरे जिस तरीके से बिहेव करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको समझना और उसी हिसाब से
उनको कंट्रोल करना या रिएक्ट करना, तो वो हमारा इम्पैथी में आएगा। और सोशल स्किल्स जो है वो है प्रोफिशिएंसी इन मैनेजिंग रिलेशनशिप एंड बिल्डिंग नेटवर्क्स एंड एबिलिटी टू फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड बिल्ड रैपोर्ट। मतलब आप रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर रहे हैं, नेटवर्क कैसे बना रहे हैं, आप कॉमन ग्राउंड को कैसे फाइंड कर पा रहे हैं, और आपका रैपो किस तरीके से बन रहा है, तो वो आपके सेल्फ स्किल्स में होगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन में है फ्रेंड्स कि सेंसिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स, टेकिंग एन एक्टिव इंटरेस्ट इन देयर कंसर्न, सेंसिंग द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ अदर्स इज पार्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इम्पैथी है, अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल मेकअप ऑफ अदर्स एंड स्किल टू ट्रीट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर इमोशनल रिएक्शन। तो इम्पैथी इज आवर आंसर। तो फॉर क्वेश्चन 144 आवर आंसर इज डी, इम्पैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर्स टू बीइंग विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने देखा इमोशनल इंटेलिजेंस एम्पैथेटिक भी होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे इमोशनल कुछ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं है। तो फॉर 145 आवर आंसर इज ऑप्शन ए, इमोशनल। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 21 का जो एमसीक्यू था वो यहीं ख़त्म होता है। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।